हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी आगामी बीपीएससी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और जो है सीडीपीओ और आपका जो जेपीएससी की परीक्षा है और भी अन्य अदर जो भी परीक्षाएं हैं आगामी, उन परीक्षाओं को दृष्टिकोण से जो है मासिक प्रतियोगिता दर्पण का जो मैगजीन है उसका करंट अफेयर्स हम लोग विस्तार पूर्वक देख रहे हैं। इसमें अप्रैल महीना का हम लोग अभी देख रहे हैं। अप्रैल महीना वाला जो है फर्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय स्तर का जो घटनाक्रम है उसको हम लोग देख चुके हैं विस्तार पूर्वक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और फिर अभी आज के ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, जिससे कि बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती रहती है और बीपीएससी को ज़्यादा वेटेज देती है बीपीएससी जब भी क्वेश्चन डिज़ाइन करती है तो इसलिए जो है आप लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। और इस तरह से हम लोग अप्रैल देखेंगे, मई देखेंगे, जून जुलाई जब तक की परीक्षा नहीं हो जाता तब तक का देख लेंगे। और पिछले जो महीना का है, पिछले महीने का जो फरवरी जनवरी से शुरू करेंगे हम लोग, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो भी देख रहे हैं, मार्च तक का देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर का अप्रैल महीना 2021 का जो प्रतियोगिता दर्पण करंट हम लोग इस पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। जो है आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। छोटा सा वीडियो होगा, ज़रूर देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें टॉपिक है। तो चलिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है अमेरिका का मार्स रोवर परसिविरेंस, है ना। मार्स रोवर परसिविरेंस जो है मंगल की सतह पर उतर गया। देखिए होता क्या है कि जो जुलाई महीने में तीन देश जो है मार्स रोवर को जो है मंगल की कक्षा में मंगल ग्रह पर भेजा, ठीक है। तो वो है चीन, रूस और यूएई, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं। तो उसमें से तीन देश भेजा जुलाई, और वो फरवरी महीने में जो है वहाँ पर लैंड भी कर गया, मतलब पहुँच गया, है ना। पहले तो मंगल की कक्षा में पहुँचा, फिर मंगल की कक्षा से जो है उसका जो है मंगल के सतह पर भी पहुँचना है। तो इस तरह से तीन देश का जो है मंगलयान, और तीनों देश का जो मंगलयान है अलग अलग नाम है, उसको हम लोग देखेंगे और उसका क्या कार्य है इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें यही है, तो तीन देश बोले अमेरिका, चीन और यूएई। तो अमेरिका वाला यहाँ देख लेते हैं। तो अमेरिका का मार्स रोवर परसिविरेंस नाम का जो मार्स रोवर है, ये कार का आकार का है, 6 पहिया वाला रोवर है। ये मंगल की सतह पर उतरा और ये मंगल की सतह पर उतर चुका है और फरवरी महीने में वहाँ लैंड कर चुका है और जुलाई महीने में यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह मिशन है। नासा तो जानते होंगे, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और जो है ये आपका प्रक्षेपण जो इसका हुआ था 30 जुलाई 2020 को हुआ, और वहाँ जो लैंडिंग कर गया मंगल ग्रह की सतह पर 18 फरवरी 2021 को। तो ये आपको देखना होगा। जो वहाँ जो लैंडिंग किया है मंगल ग्रह के सतह पर, वो जेजोर क्रेटर पर उतरा है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जेजोर क्रेटर पर यह उतरा। जेजोर क्रेटर क्या होता है आपको ये जान लेना चाहिए। क्रेटर होता है कि जो गड्ढा नुमा आकृति होता है किसी भी ग्रह पर, तो उसको हम जो है क्रेटर कहते हैं, है ना। क्रेटर, काल्डेरा वगैरह ये सब जो बनता है किसी पिंड वगैरह के गिरने से जो गड्ढा नुमा आकृति हो जाता है तो क्रेटर कहते हैं। तो जेजोर क्रेटर जो है मंगल ग्रह पर है, उस क्रेटर पर उतरा ये। नासा जो इसको जो भेजा गया था, प्रक्षेपण किया गया था, वो जो था किस रॉकेट से भेजा गया ये आप जान लीजिए। नासा का एक रॉकेट है एटलस 541 रॉकेट, एटलस 541 नाम का रॉकेट है, जो कि बहुत शक्तिशाली रॉकेट है। इस रॉकेट से उसको प्रक्षेपित किया गया था, मतलब भेजा गया था। नासा का यह मंगल की सतह पर उतरने वाला 5वां रोवर है। इससे पहले 4 बार जो है मंगल की सतह पर जो है रोवर को भेज चुका है अमेरिका, तो ये 5वां है। तो 4 बार जो पिछले किस वर्ष में भेजा है इसको भी एक बार देख लीजिए एक झलक में। अमेरिका सबसे पहले जो मंगल पर भेजा था रोवर, वो भेजा था सोजूर्नर रोवर 1997 में, ठीक है। यहाँ देखिए सोजूर्नर रोवर 1997 में, ठीक है। उसके बाद 2004 में भेजा स्पिरिट एवं अपॉर्चुनिटी रोवर 2004 में। क्यूरोसिटी जो भेजा था, क्यूरोसिटी वो 2012 में, जो अभी तक वहाँ पर कार्य कर रहा है। 2021 में जो भेजा अभी परसिविरेंस, ठीक है। तो ये अगले 10 साल तक के लिए वहाँ पर नमूना कलेक्ट करेगा और वहाँ से जो है संप्रेषण वही खोज करेगा कि वहाँ के चट्टानों को खोज करेगा कि वहाँ पर जीवों की कभी जीवन संभव रहा है या नहीं, कभी सूक्ष्म जीव और जीव वगैरह वहाँ रहे हैं या आगे भविष्य में रहने की संभावना है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों की खोज की जाएगी। परसिविरेंस मंगल की सतह पर उतारने में जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वाति मोहन का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।
भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक है स्वाति मोहन, जो कि नासा में इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है, नासा के इस प्रोजेक्ट से, मंगलयान के प्रोजेक्ट से, परसिवरेंस प्रोजेक्ट से। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसको वहाँ पर लैंड कराने में। ठीक है, तो ये भी आपको समझना होगा। परसिवरेंस जो है उसका जो अगर देख लेते हैं तो कार का आकार का है, और जो है ये कार का आकार का है, 6 पहिया युक्त है, एक 1025 किलोग्राम इसका जो है वज़न है। एक ड्रिल मशीन है जो कि वहाँ के चट्टान को जो खोदेगा और नमूना कलेक्ट करेगा। 7 फीट का इसका आर्म है जो कलेक्ट करने के लिए नमूना को, और 23 कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का ये परसिवरेंस है। कार्य क्या करेगा? तो मंगल के ग्रह की चट्टानों की सतह की जानकारी लेगा और जो है इसके आधार पर वहाँ खोज करेगा कि कभी जीवन संभव था और भविष्य में होने की संभावना है कि नहीं। इस तरह से जो है इसकी खोज की जाएगी। क्या इस ग्रह पर कभी जीवन था, इसकी जांच की जाएगी। इस रोवर का जो कार्यकाल है वो है आपका अगले 10 साल तक ये लगातार उस पर काम करता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका अमेरिका का परसिवरेंस। नेक्स्ट है, जैसा कि हम लोग देखें कि संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अमेरिका दोनों मंगलयान भेजा मंगल ग्रह पर। तो अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात का स्पेस क्राफ्ट होप नाम का, वो परसिवरेंस नाम का भेजा। तो ये यूएई जो भेजा, ये भेजा होप नाम का, होप। होप नाम का भेजा। ठीक, तो मंगल ग्रह पर जीवन के अध्ययन के लिए 3 देशों में से जो है जुलाई 2020 में भेजा गया, उसमें से यूएई भी एक है। तो ये हो गया आपका, तो होप नाम का यूएई भेजा। तो कौन इसका किसका प्रोजेक्ट है ये? तो यूएई, जैसे अमेरिका वाला जो परसिवरेंस था वो नासा का प्रोजेक्ट था, तो जो यूएई का जो है यूएई का जो स्पेस एजेंसी है UAESA है ना, यूएई स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट है होप अल अमाल। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है होप अल अमाल। होप अल अमाल को जो है भेजा गया। प्रक्षेपण कब किया? 19 जुलाई 2020 को, और पहुंच गया वहाँ जो है 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया, उसके ऑर्बिटल में पहुंच गया। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा जो है स्पेस सेंटर से इसको प्रक्षेपित किया गया, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा। ठीक है, और तो ये चीज़ है। प्रक्षेपण जो है जापान के H2A रॉकेट से किया गया। ये जो रॉकेट है इसका जो प्रयोग किया गया, जापान का एक बहुत शक्तिशाली रॉकेट है H2A, उस रॉकेट से किया गया। ठीक है, नोट में देख लीजिए, मंगल ग्रह के लिए किसी अरब या मुस्लिम देश का यह पहला अंतरिक्ष मिशन है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मंगल ग्रह पर भेजने वाला, यान भेजने वाला या जो है रोवर भेजने वाला अरब कंट्री या मुस्लिम कंट्री में यह पहला देश है यूएई जो इस तरह का अंतरिक्ष में मतलब मंगल ग्रह पर भेजा है। ठीक है, इसकी घोषणा यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, देखिए ये पूरा नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, एक ही व्यक्ति का नाम है इतना बड़ा, और उन्होंने 2014 में ही इसकी घोषणा की थी, अब जा करके 2021 में सफलता पाई है। ठीक है, तो यह अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में प्रवेश करके वहाँ से आंकड़ों को संप्रेषण करना भी शुरू कर दिया है ना। तो ये चीज़ आपका समझना होगा। एक चीज़ समझ लीजिए कि अमेरिका का परसिवरेंस और चीन का जो है वो मंगल के सतह पर उतरेगा, और ये जो आपका अरब वाला है यूएई वाला जो है ये सतह पर नहीं उतरेगा, ये वहाँ ग्रह के कक्षा में ही घूम करके वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगला आप चलते हैं चीन का मार्स रोवर। चीन का मार्स रोवर का क्या नाम है? तो देखें, चीन का मार्स रोवर का नाम है तियानवेन-1। परसिवरेंस अमेरिका का था और यूएई का था आपका जो है कहाँ गया, होप, और चीन का जो है तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में ये पहुंच गया, और अगले एक जब कक्षा में पहुंच गया तो अगले 1-2 महीना में वो सतह पर भी पहुंच जाएगा। तो इसका जो तियानवेन का जो प्रक्षेपण हुआ था 23 जुलाई 2020 को, और कक्षा में प्रवेश किया वहाँ पर 10 फरवरी 2021 को। एक चीज़ आप लोग गौर किए होंगे कि जो जुलाई महीने में ही प्रक्षेपण किया गया, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि जो प्रक्षेपण करने का जो जुलाई महीना को सेलेक्ट किया गया, अगर जुलाई महीना में नहीं होता तो अगले 26 महीना फिर इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि मंगल और पृथ्वी जो है एक सीध में इसी जुलाई महीने में जो है 26 महीने के बाद आया था। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए जुलाई महीना को जो है सेलेक्ट किया गया था। तीनों देश जो है जुलाई महीने में ही जो है उसको प्रक्षेपण किया।
यह मिशन जो है CNSA, जैसे वहाँ पर नासा का था परसिवरेंस, और वो था आपका UAE स्पेस एजेंसी का, और तो ये है चाइना का जो ये मिशन है CNSA, मतलब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये मिशन है। प्रक्षेपण जो किया गया किस रॉकेट से किया गया, तो लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट से। ये रॉकेट है चाइना का, लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट से इसको प्रक्षेपण किया गया, मतलब भेजा गया। वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से भेजा गया। वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट है वहाँ पर, जहाँ से इसको भेजा गया चाइना में। छोटी कार के आकार का इसका आकार है, 6 पहिया वाला रोवर है। और नोट में अगर देखते हैं तो मंगल पर यान भेजने वाला अगर पूरे विश्व में देखते हैं तो कौन कौन देश या संगठन है, तो वो है आपका अभी तक में 5 जो है देश और जो है मंगल पर यान भेज चुका है या रोवर भेज चुका है। अमेरिका है, यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ मतलब यूरोपीय संघ में बहुत सारे यूरोपीय कंट्री शामिल होते हैं कुछ, और वो जो मिल करके अपना एक प्रोजेक्ट चलाता है, तो है ना। इसरो ESRO है ना, अपना इंडिया का है ISRO इसरो, और यूरोपीय संघ का जो स्पेस एजेंसी है ESRO इसरो, उसके द्वारा भी जो है भेजा गया है मंगल पर। और UAE का भी देखें भेजा गया, होप नाम का। भारत का भी जो है भेजा गया है, भेजा जा चुका है भारत के द्वारा और मंगल मिशन, और आगे भी भेजना का जो है भारत का जो है ये है, ठीक है। चीन भी भेज दिया है। तो इस तरह से 5 जो है देश कहिए या 4 देश और एक देशों का समूह जो है ये जो है मंगल पर अपना अंतरिक्ष रोवर को भेज चुका है। ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 53वां स्थान। लोकतंत्र सूचकांक क्या होता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसको कहते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स का मतलब होता है कि किस देश में जो लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, और संविधान के अनुकूल वहाँ का शासन चलता है कि नहीं, यही सब चीज़ देखा जाता है। लोगों को सरकार में भागीदारी सुनिश्चित है कि नहीं, लोगों के मौलिक अधिकार को सरकार हनन तो नहीं कर रही है, या लोगों के द्वारा उसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का जो है हनन तो नहीं किया जा रहा है ना। आज स्वतंत्रतापूर्वक बोलने, स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की आज़ादी है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों को जो है देख करके लोकतंत्र का आकलन किया जाता है। हम जानते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा जाता है, इसके लिए इंडेक्स जारी करता है कौन? तो लोकतंत्र सूचकांक की गणना ब्रिटेन की एक एजेंसी है जिसका नाम है आपका द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। द इकोनॉमिस्ट कभी कभी देखिएगा ये पूछ लेता है ये एजेंसी का नाम जो कि यह इंडेक्स को जारी करता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ब्रिटेन की एक संस्था है जो है प्रत्येक वर्ष डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी करता है। 2020 के लिए यह रिपोर्ट जारी हुआ 3 फरवरी 2021 को, ठीक है। 167 देशों में जो है आकलन किया गया डेमोक्रेसी का, और उसमें यह सूचकांक जारी हुआ। इसमें 0 से 10 नंबर जो है दिया जाता है। जिस देश में जितना अच्छा डेमोक्रेसी की व्यवस्था होती है वहाँ पर जो है उसको उतना अधिक नंबर मिलता है। जिसको जितना अधिक नंबर मिलेगा, मतलब 9, 10, 8, 9, 10 मिलेगा, वो उतना अच्छा डेमोक्रेसी वाला देश माना जाता है, ठीक है। और जिसको कम मिलेगा वो उतना ख़राब डेमोक्रेसी वाला देश माना जाता है। तो भारत को 0 से 10 अंक में कितना अंक मिला? तो ये देखिए 6.61 अंक मिला है, जो कि अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं कि विश्व में दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं। हमें लोकतंत्र तो है लेकिन थोड़ा बहुत दोषपूर्ण है। तो अंक की अगर बात करें तो भारत को 0 से लेकर के 10 अंकों में भारत को 6.61 अंक मिला। लेकिन स्थान अगर देखें पूरे विश्व में 167 देशों में कौन सा स्थान है भारत का, कौवां स्थान है? तो 53वां स्थान है। 53वां स्थान है, जो कि पिछले वर्ष से 2 पायदान नीचे खिसक गया है। पिछले वर्ष जो था इसका 51वां स्थान था, ठीक है। 53वां स्थान इस बार है। ये कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौवां स्थान है, तो अभी 53वां स्थान है। पिछले साल 51वां स्थान था। इसका मतलब है कि 2 पायदान नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं पिछले साल 51वां स्थान था, अभी 53वां स्थान है। तो पड़ोसी देश के साथ कभी कभी तुलना पूछ दिया जाता था। तो भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में अच्छा है, बेहतर है। पड़ोसी देश जितना भी है भारत का, वो सभी में लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत से खराब ही है। देख लीजिए, जिसका जितना ज़्यादा रैंक होगा उसका उतना बेकार
लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। 167 देश पर आकलन हुआ, इसका मतलब 167वां स्थान पर जो देश होगा उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था उतना खराब होगा। 1 नंबर पर जिसका होगा स्थान वो उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था उतना अच्छा होगा। तो देखिए जो भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान 105वां स्थान, इसका मतलब भारत से बेकार है लोकतंत्र वहाँ, ठीक है। चीन का देखिए 151वां, मतलब 167 देश में 151वां, तो चीन में और भी बेकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था, पड़ोसी देश का बात कर रहे हैं। श्रीलंका में 68वां स्थान, बांग्लादेश 76वां, ठीक है। देखिए भूटान में जो कि भारत का पड़ोसी है 84वां स्थान, ठीक है। नेपाल देखिए 92 92, अफ़गानिस्तान देखिए 139वां स्थान, ठीक है। इस तरह से अब ये तो देख लिए पड़ोसी देश का, तो आप वो यहाँ सभी पड़ोसी का याद नहीं रखना है, बस 1-2 ठो का याद रखिए जो विवाद में रहता है, पाकिस्तान और चीन का तुलना में जो है करें तो, और नेपाल, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए सबसे खराब लोकतंत्र किस देश का, मतलब 167वां स्थान पर कौन है, तो 167वां स्थान पर उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया में जो है सबसे खराब लोकतंत्र है, यहाँ देखिए, ठीक है। और सबसे अच्छा लोकतंत्र की अगर बात करें तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है ये आपका यूरोपीय कंट्री है और जो है उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में पड़ता है, ध्रुवीय एरिया में, उपध्रुवीय क्षेत्र में। नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर है, मतलब इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। आइसलैंड सेकंड स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है ये नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन ये यूरोपियन कंट्री है, और न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक कंट्री है, दक्षिण महाद्वीप में पड़ता है, मतलब दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। ये है, तो ये हो गया आपका लोकतांत्रिक सूचकांक, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, कभी कभी सूचकांक से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सूचकांक को कौन जारी करता है, हो ना, कितने नंबर पर भारत का पोजीशन है, कितना अंक लाया है, और भारत का पड़ोसी सबसे खराब लोकतंत्र कहाँ है और सबसे अच्छा लोकतंत्र कहाँ है, और भारत का पोजीशन क्या है। अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खबर में कि डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरी बार लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव। महाभियोग क्या होता है कि वो संसद में महाभियोग लाया जाता है, वो जब कोई संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति रहते हुए जब संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके उसके हटाने का जो है व्यवस्था होता है, उसको हटाया जाता है। तो अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस में भी 2 सदन होता है, उच्च सदन और निचली सदन। तो निचली सदन में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स भी कह सकते हैं, तो निचली सदन में आप अगर भारत से तुलना करें तो लोकसभा, और उछली सदन को राज्यसभा, वहाँ के उछली सदन को अमेरिका का जो उछली सदन है, ऊंची सदन है, हायर हाउस है, अपर हाउस है, उसको कहते हैं सीनेट, ठीक है। तो निचली सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया 2 बार पारित हुआ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब किसी एक राष्ट्रपति के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, ठीक है। तो इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया 2 बार चलाई गई, ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है। पहली बार कब चलाया गया? दिसंबर 2019 में, और दूसरी बार चलाया गया जनवरी 2021 में, जब वो पद छोड़ने वाला था और जो बाइडन पद को ग्रहण करने वाला था उस समय, जब है ना, तो उस ये है दोनों ही बार जो है निचली सदन मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है ये पारित कर दिया गया, लेकिन सीनेट जो हाउस ऑफ सीनेट जो है मतलब उच्च सदन के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। तो हालांकि ये तो चला तो सही, ये चीज़ है एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ था, इसीलिए इसको देखना ज़रूरी था। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो है राष्ट्रपति पद से हट गए, और जनवरी महीने में ही और जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडन। तो जो बाइडन प्रशासन, अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन की पहली सैन्य कार्यवाही, देखिए ये अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत। तो अब देखिए जो बाइडन सरकार में आते ही, जो बाइडन जो है राष्ट्रपति बनते ही जो है एक विरोधी गुट है जो कि सीरिया में रहता है और ईरान को समर्थन करता है, और ईरान भी उसको समर्थन करता है। वो विरोधी गुट का नाम है मिलिशिया, ठीक है। तो मिलिशिया क्या करता है कि देखिए अमेरिका जो है अपना सैन्य और अपने मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मध्य एशिया के क्षेत्र में जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपना सैनिक को वहाँ पर
रखता है। तो ये मिलिशिया गुट के द्वारा उन लोगों को तंग किया जाता है ना। इस विरोधी गुट है मिलिशिया, और इसको जो है ईरान समर्थन करता है, और ईरान से अमेरिका का 36 का आंकड़ा है ना। ईरान से अमेरिका का 36 का आंकड़ा चलता है। तो इस प्रकार से जो बाइडन ने जो है मिलिशिया जो कि विद्रोही गुट है, ये शरण लिए हुए था सीरिया में इसका ठिकाना है, और लगभग इसके सीरिया में 9 ठिकानों पर, मिलिशिया के 9 ठिकानों पर जो बाइडन अपना भार संभालते ही अपने एयरफोर्स को एयर स्ट्राइक, अपने F-15 युद्धक विमान से एयर स्ट्राइक करने का जो है आदेश दिया, जिसमें जो है आपका 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। मिलिशिया के 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके एयरफोर्स, अमेरिका के एयरफोर्स के द्वारा F-15 युद्धक विमान से हमला किया, जिसको आप एयर स्ट्राइक कह सकते हैं। मिलिशिया ग्रुप के 22 लड़ाकू इसमें मारे गए, ठीक है। और हिदायत भी दिया, जो बाइडन ने हिदायत भी दिया ईरान को कि ऐसी गतिविधियों वाले संगठन को ज़्यादा तूल ना दे, ज़्यादा उनको जो है समर्थन ना करे, नहीं तो जो है अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से जो है जो बाइडन ने ईरान को हिदायत दिया। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए देखिए क्या है। पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे सूची में बरकरार है। अब ये FATF का ग्रे सूची क्या होता है, FATF क्या होता है, फिर ग्रे सूची क्या होता है, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्टेड काली सूची होता है, वो क्या होता है, इसको समझिए। FATF का मीनिंग होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संगठन है। ये G7 समूह देखे होंगे, G7 देशों का समूह है ना, विकसित राष्ट्रों का समूह है। तो G7 के सलाह पर या G7 के पहल पर जो है 16 देश मिल करके जो है 1989 ईस्वी में 89 में जो है FATF का गठन हुआ था, गठन किया गया था। 16 देश मिल करके 1989 में गठन किया था। अभी इस FATF में कुल 37 जो है देश सदस्य है, उसमें भारत भी सदस्य है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये क्या करता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये देखता है कि किसी भी देश को क्रेडिट रेटिंग देता है। क्रेडिट रेटिंग इस मायने में देता है कि वह यह आकलन करता है कि कोई भी देश जो है कि सरकार, कोई भी देश की सरकार या कोई भी देश की व्यवस्था वो अपने देश में आतंकवादी गतिविधियों को कोई वित्त पोषण तो नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वित्त पोषित हो रहा है अगर कोई आतंकवादी गुट, जिससे कि आतंकवाद को ज़्यादा बल मिल रहा है, आतंकवाद पनप रहा है, तो उस देश को FATF क्या करता है, ग्रे सूची में लिस्टेड कर देता है। FATF जो है उस देश को ग्रे सूची में लिस्टेड कर देता है, कहता है, और उसके बाद हिदायत देता है समय सीमा दे करके कि आपको ग्रे सूची में रखा गया है, आप जो है आपके अपने देश में आतंकवादी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, आपके देश में जो है आतंकवाद को वित्त पोषित किया जा रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, तो उसको कंट्रोल कीजिए, अन्यथा आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और जब ब्लैक लिस्टेड हो जाइएगा तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FATF के सिफारिश पर किसी भी वित्तीय संस्थान से आपको विशेष परिस्थिति में लोन नहीं मिलेगा, है ना, वित्तीय सहायता नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, IMF से नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं मिलेगा, जब FATF उसको ब्लैक लिस्टेड कर देता है। तो FATF जो है पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषण कहीं न कहीं जो है किया जा रहा था। और पाकिस्तान को एक हिदायत भी दिया गया कि आप जल्दी से इस व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान अभी तक जो है उस चीज़ पर उस पर नहीं खड़े उतर पाया और व्यवस्था को नहीं सुधार पाया, इसलिए कुछ दिनों का और समय दे करके उसको ग्रे सूची में जारी रखा गया है। पेरिस में अभी फिलहाल में फरवरी महीने में जो है बैठक हुआ था FATF का, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे सूची में ही बरकरार है। अभी फिर भी कुछ दिनों में वो सुधार नहीं किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, तब जा करके उसको कहीं भी विश्व के किसी भी वित्तीय संस्थान से FATF के कहने पर जो है उसको वित्तीय सहायता नहीं मिलेगा। तो ये एक क्रेडिट FATF के द्वारा जिस देश को इस तरह का क्रेडिट दे दिया जाता है, वो उस देश का छवि कैसा है ये इस चीज़ का आकलन वो करता है। वर्तमान में FATF में भारत सहित 37 देश शामिल है, 37 देश शामिल है, ठीक है। G7 के पहल पर 1989 में इसका गठन हुआ था।
इसमें 37 देश शामिल है और 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है। क्षेत्रीय संगठन है एक यूरोपीय संघ और दूसरा एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ वाला जो गल्फ की खाड़ी वाला जो लगा हुआ देश का जो काउंसिल है, मतलब 2-4 देशों का समूह है गल्फ एरिया का जो है, वो काउंसिल और यूरोपीय संघ, इसका क्षेत्रीय संगठन भी इसमें शामिल है सदस्य के तौर पर ये। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम है तय समय पर अगर कोई देश अपनी व्यवस्था को सुधार करने में ग्रे सूची से नहीं निकल पाता है तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, काली सूची में जारी कर दिया जाता है, तब जा कर के उसको किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन नहीं मिलता है, ठीक है, वित्तीय सहायता नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, एक टॉपिक है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा। देखिए 20-21 फरवरी है ना, 20 और 21 फरवरी को 2021 को 20-21 फरवरी 2021 को मालदीव यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और इसमें मालदीव के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ताएं हुई और द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ताएं हुई और वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ जो है वार्ताएं हुई और समझौता हुआ। भारत के द्वारा जो समझौता हुआ, तो भारत के द्वारा कोविड-19 के दौरान $250 मिलियन की सहायता मालदीव को दिया गया और वैक्सीन की 2 लाख खुराक भी दिया गया। 2 लाख खुराक जो है 1-1 लाख करके 2 बार में दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया सहायता के तौर पर। और समझौता क्या हुआ, तो समझौता ये हुआ कि समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, चूँकि है क्या है कि मालदीव और भारत के बीच में समुद्री सीमा लगता है, तो समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को बनाए चुस्त रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए वहाँ पर एक बंदरगाह है सीफावारू, इसको ध्यान में रखिएगा ज़रूर। सीफावारू बंदरगाह कभी पूछ सकता है सीफावारू बंदरगाह कहाँ पर है, क्योंकि सीफावारू बंदरगाह जो है भारत को वो दिया है मालदीव, जहाँ पर भारत जो है अपना सुरक्षा तंत्र विकास कर रहा है ना, और देखभाल करने हेतु समुद्री सुरक्षा की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने हेतु यहाँ पर सीफावारू बंदरगाह को अपने स्तर से विकास कर रहा है भारत के द्वारा, ये भारत मालदीव के समझौता के तहत। और वहाँ पर एक द्वीप है जो है वो तो द्वीपीय कंट्री है ही, बहुत सारा द्वीप है मालदीव में, तो एक द्वीप है वहाँ पर हुल हुमाले। तो हुल हुमाले द्वीप में जो है 2000 आवास का निर्माण भारत के द्वारा किया जाएगा, इस पर भी एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। हुल हुमाले द्वीप में 2000 आवास का निर्माण भारत के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से भारत और मालदीव के बीच में 2 द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, कुछ समझौता हुआ, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश है, भारत अपने पड़ोसी देशों को जो है तरजीह देता है और नेवर फर्स्ट के सिद्धांत पर भारत का विदेश नीति है, इस तरह से जो है। तो चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य देख लेंगे और विविध वाला घटनाक्रम देख लेंगे। तो अप्रैल महीना का प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो जाएगा, फिर तथ्य संग्रह बचेगा है ना, सार संग्रह, उसको ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद अप्रैल हो जाएगा, फिर मई हम लोग देख लेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।